Okay, good evening to all. This is our fifth lecture number five, where we will go for the basic revisions in which in the past four classes, what we learn and what we can do as in our research works. Okay, so before before starting this lecture, just I want to tell you just basic information about exercise physiology. So you all know what is exercise physiology. Now it is on your screens also. The physiology is the both basic and applied sciences that that describes, explains, and use the body's response to exercise and adaptation to exercise training to maximize human potential. Okay, so this whole definition is also more ब्रॉडर एरिया है जो आपको रिसर्च के एक गेट को दिखाती है, ठीक है। यानी कि आपके जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां पर क्या करना है हमको, मतलब हमें कौन से बेसिक से पैरामीटर्स और कौन से वेरिएबल्स को लेके चलना होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब वी कैन एक्सप्लेन and we can use the body response to exercise and adaptation to exercise training। ठीक है, तो हमारा आप लोग अभी तक रिसर्च कर रहे होंगे, सभी लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च में अभी आप लोगों ने डिलिमिटेशंस वगैरह पढ़ लिए होंगे, वेरिएबल्स पढ़ लिए होंगे, और क्या बोलते हैं पैरामीटर्स पढ़ लिए होंगे, है ना। हाइपोथेसिस मेंटेन करना सीख गए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें करना मतलब देख लिए होंगे, मतलब देख भी लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे और उसको पढ़ भी रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास वो अगर हम डिलिमिटेशन करेंगे किसी भी चीज का, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डिलिमिट करेंगे कि हम क्या करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी कि अगर हम कोई भी गेम ले लेते हैं या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लेते हैं, वहां पर हमें क्या करना है, मैक्स रिसर्च हम तभी करेंगे, रिसर्च कर रहे हैं कि हम अपने ह्यूमन पोटेंशियल को जो भी ट्रेनिंग से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इनहेंसमेंट, जो भी परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट होगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और और राइट इट डाउन करेंगे अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स में। ओके, सो तो बेसिक ओवरव्यू, आज के लेक्चर का ओवरव्यू ये है कि हम थोड़ा सा बेसिक साइंस के ऊपर बात करेंगे, एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेस के ऊपर बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल से बात करेंगे, ट्रेनिंग एडेप्टेशन पे बात करेंगे और कुछ स्पेशल कंसर्न है हेल्थ रिलेटेड, उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो भी हम जितना भी काम कर रहे हैं इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज और अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी सिस्टम, यानी कि जो भी स्ट्रेस हम दे रहे हैं वो हमारे बॉडी के सिस्टम पर पड़ रही है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के कौन से बेसिक ऐसे सिस्टम है जहां पर हमें इस समय जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, एडाप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे ये हैं। यानी कि नंबर वन, न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम में यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम है। वन इज रिलेट endocrine system is different, immune system is different, and other one neuro which balance all those two into one, जिनका काम है कि हमें हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करना, बॉडी के इंटरनल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू द एडाप्टेशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देन आफ्टर हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम, जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है जहाँ के प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बैलेंस ऑफ एनर्जी, इनटेक एंड आउटपुट ऑफ बॉडी कंपोजिशन एंड वेट कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं हमारे पास। देन आफ्टर न्यूरोमस्कुलर एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम। तो जो भी कोऑर्डिनेशन हमारा होगा न्यूरोमस्कुलर विद द सीएनएस एंड विद द होल अवर बॉडी, ठीक है, वहां पर ये रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि लोकोमोशन, एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रहा है थ्रू एक्सरसाइजेस, हमारे मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रहा है अंडर अवर न्यूरल स्टिमुलेशन एंड एक्टिंग अपॉन द स्केलेटल मसल कैसे काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ लीवर। ओके, देन आफ्टर टू मोर systems are heavily responsible for all those things,
that are the cardiovascular, respiratory system, in which circulation and respiration is more important than all other, because if all those things are not circulated throughout the body, then the body cannot be respond instantly and in the other ways too. Okay, so in circulation, transportation of oxygen, energy, substrate and muscle tissues, ये सारा हो रहा है. And then transportation of waste product also, toxins है, waste हमारा sweat है, and other other waste products हैं, यूरियाज वगैरह. Okay, then in respiration, intake of air into body and diffusion of oxygen and carbon dioxide at lungs and muscle tissues too. ठीक है. Then after removal of carbon dioxide from body. ठीक है. So right now I want to open a discussion forum for you. Here we can debate upon this slide. So just I am opening your mics. Okay, please discuss the things. What if you are having this any problem into this slide? Okay, so now open your mics and you can discuss the things with all those things, how they correlate with each other. आपको क्या लगता है? Anyone? Now you can open your mics. Anyone? या हम लोग आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ें. तो जस्ट अभी हमें मेरा जो अभी ये सारा चीज है ऑर्गेनाइज करने का, एक्चुअली में क्या है, आगे तो बढ़ देंगे लेकिन हमें बेसिक हमारा जो फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल फोर बेसिक कंपोनेंट, जो हमारे बेसिक फोर कंपोनेंट है, दीज आर द बेसिक एंड स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज. यानी कि ये हमारे क्या है, रिसर्च के डोमेन्स बन सकते हैं, है ना. ये हमसे पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है मास्टर डिग्री में, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, पर हम हमेशा रिसर्च में यही देखते हैं ना कि हमें पैरामीटर्स नहीं मिलते हैं, हमें वो वेरिएबल्स नहीं मिलते हैं कि हम किन पैरामीटर्स को लेकर, किन वेरिएबल्स को लेकर अपनी स्टडी करें. हाँ, दिस इज अ बेसिक रिसर्च एरिया. वेरी गुड अमोल. ओके, दीज आर द बेसिक रिसर्च एरियाज वेयर, जहां पर हम इनको इंक्लूड करके ट्रेनिंग को और एडाप्टेशन को इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम सोच तो रहे हैं कि ये इतने छोटी चीजें हैं, तो बेसिक चीजें सभी लोग जानते हैं. चलो, थैंक यू. वेरी गुड रेस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड. द नेक्स्ट पार्ट इज ओके. देन अब क्या होना है कि हमारे पास इन्हीं जितने भी हमारे ये कंपोनेंट थे, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम थे, इनके ऊपर दो चीज एक्सरसाइज का रेस्पॉन्स हमें चेक करना होता है. ठीक है. तो हमें एक्सरसाइज का रेस्पॉन्स चेक करना और वही रिपोर्ट करना है. सो बिफोर जैसे कि बताया कि दिस इज एन रिविजनल क्लास. तो यहाँ पर व्हाट इज एक्सरसाइज as written in the slide, a single acute bout of bodily exertions or muscular activity that require expenditure of energy above resting level and that in most cases result in voluntary movement. Okay, तो हर एक डेफिनेशन में आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यूज ढूंढने हैं. ठीक है. देन आफ्टर एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज रेस्पॉन्स है. ठीक है. तो होल एक्सरसाइज से क्या रेस्पॉन्स हमारी बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, यानी कि एज पर एज वो रेस्पॉन्सेस न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम पे क्या पड़ रहे हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम को हमारे कैसे डिलिमिट कर रहे हैं, और न्यूरो मस्कुलर प्लस स्केलेटन सिस्टम को कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं, एंड एज वेल एज साथ में जब न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो हाउ द कार्डियोवास्कुलर एंड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन गेट चेंज. ठीक है. तो यही रिस्पॉन्सेस को हमको नोट इट डाउन करना है विद इन आवर रिसर्चेस. ठीक है. तो एक्सरसाइज की बात हो गई, जैसे कि कह रहे हैं कि सिंगल एक्यूट बाउट. तो जब भी हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो सिंगल बाउट से तो हम किसी की परफॉर्मेंस क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको रिपीटेड एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग करानी पड़ेगी. ठीक है. तो वो ट्रेनिंग में हमें कुछ बॉडीली एक्सर्शन जो हो रहा है, साथ में हमें क्या चाहिए, एक्सरसाइज तभी होगी जब हमारी बॉडी के अंदर हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हो, जहां पर हमारी एनर्जी यानी कि, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अबव रेस्टिंग लेवल, यानी कि
परफॉर्मेंस तभी निकल के आएगी जब हम अपने एनर्जी लेवल्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे, यानी अपने स्टोर्स को, जो हमारे बैटरी स्टोर्स है बॉडी के अंदर, जो है ना, उनको अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे तो हम वी कैन गो अहेड फॉर many other things. Okay, so as it is same thing, exercise responses and the other physiological responses which occur during immediately following an acute bout of exercises. ठीक है, तो ये exercises हमारे immediate हो सकते हैं, short term हो सकते हैं और long term भी हो सकते हैं. ठीक है, then after all those three exercise responses can be described based on three factors. ये हमारे पास तीन फैक्टर हैं इसमें. ठीक है, वन इज एक्सरसाइज मॉडलिटी, यानी कि उसका टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि मोड क्या होता है. एनर्जी डिमांड, एरोबिक एंड एनारोबिक क्या हो सकती है. मसल ऑफ एक्शन, कि हमारा कैसे हम एक्शन कर रहे हैं, यानी किस टाइप की एक्टिविटी को हम करने जा रहे हैं, यानी द एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर, रिदमिकल और रेजिस्टेंस और स्टैटिक. ठीक है, तो जितनी भी हमारी एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेज हैं वो हमें तीन मोड पर देखनी है. ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग्स. सभी लोग को कुछ कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन ओपन आवर डिस्कशन फोरम. एनीवन? नो? ओके, गुड. So let's move to the next slide. Then after here is one is a exercise modality, other is an exercise intensity. So exercise intensity may be maximal to submaximal, and submaximal should be absolute workload and relative workload. ठीक है, so and then third is exercise duration. तो यहाँ पर क्या क्या हुआ हमारे पास, एक्सरसाइज की मॉडलिटी, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी एंड एक्सरसाइज की ड्यूरेशन. all these parameters are relatively and heavily responsible for exercise responses. Okay, so now the fourth point is exercise categories. जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज रिस्पॉन्सेस की, तो एक्सरसाइज कैटेगरीज भी हमारी डिपेंड करती हैं कि हम किस टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करें. यानी नंबर वन, शॉर्ट टर्म, लाइट टू मॉडरेट सब मैक्सिमल एरोबिक एक्सरसाइज. इस तरह का कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं जो शॉर्ट टर्म का हो, लाइट टू मॉडरेट सब मैक्सिमल एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सके, जिसमें कि 10 to 15 मिनट की एक्टिविटी रखें और जो 30 to 70% ऑफ मैक्सिमल वर्क कैपेसिटी हमारी वो यूज करें. ठीक है, एक्सरसाइज कैटेगरी हो गया. देन आफ्टर लॉन्ग टर्म मॉडरेट टू हैवी सब मैक्सिमल एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का बना सकते हैं कुछ. ठीक है, जो कि 30 मिनट से लेके 2 घंटे 40 मिनट तक चल सकता है. ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें कि 55 से लेके 90% तक मैक्सिमल वर्क कैपेसिटी हम यूज करें, बॉडी की एनर्जीज को यूज करें. ठीक है, एंड देन आफ्टर इंक्रीमेंटल एरोबिक एक्सरसाइजेस टू मैक्सिमम, यानी कि घटते हुए मतलब बढ़ते हुए क्रम में अपने मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं. यानी कि इट इज इन प्रोग्रेस इन स्टेज विच लाइट टू मैक्सिमल, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, देन आफ्टर कुछ स्टैटिक एक्सरसाइजेस हैं. ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड द परसेंट ऑफ मैक्सिमल वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एमवीसी मैक्सिमल वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज. ठीक है, देन आफ्टर कुछ डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो हम जिम वगैरह में करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं. ठीक है, दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय 1 RM 1 रेपिटेशन. हाँ, 1 रेपिटेशन. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम लिफ्टेड. ओके, देन आफ्टर वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी छोटे ड्यूरेशन के लिए, बट इट शुड बी हाई इंटेंसिटी एनारोबिक एक्सरसाइज. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जो हाई इंटेंसिटी और एनारोबिक एक्सरसाइज का प्रोग्राम हो. ठीक है, ऑफन इट इज ऑफन ऑफ सुप्रा मैक्सिमल व्हेन कंपेयर टू मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी. ठीक है, देन आफ्टर हमारे अब दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज रिस्पॉन्सेज. जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी ये सारा काम कर रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज के रिस्पॉन्सेज को ऑन आवर डिफरेंट बॉडी सिस्टम, है ना. एक्सरसाइजेस के रेस्पॉन्सेस को हम पढ़ रहे हैं या काम करने जा रहे हैं या करवाने वाले हैं
तो वो किसके ऊपर होंगे, वो सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, यानी कि वो चार जो हमने शुरुआत में आपको बेसिक कंपोनेंट दिखाए थे हमारे ऑर्गन सिस्टम के, उनको हम देख के काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज कैटेगरी क्या क्या थी हमारे पास। नंबर वन इज शॉर्ट टर्म, लाइट टू मॉडरेट एंड सब मैक्सिमल एरोबिक। ठीक है, इस टाइप की कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाइए अपनी ट्रेनिंग के लिए। लॉन्ग टर्म टू मॉडरेट हैवी सब मैक्सिमल एरोबिक एक्सरसाइज बना सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इंक्रीमेंटल एरोबिक टू मैक्सिमम, स्टैटिक डायनामिक रेजिस्टेंस, वेरी शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी। ठीक है, दीज आर द एक्सरसाइज कैटेगरी विच इन एक्सरसाइज कैटेगरी से क्या रेस्पॉन्स हमारे बॉडी के ऊपर आएगा और वो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर आएगा। तो यही सारी चीजें हमें रिसर्च में करनी होती हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करें। ठीक है, अदरवाइज तो बाकी चीजें बहुत सिंपल हैं अगर आप मास्टर, क्योंकि आप सभी लोग मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं। एनी एग्जांपल रिलेटेड टू व्हाट, यू कैन ओपन योर माइक। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई एग्जाम्पल आप बता सकें कि कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म देखिए एक्चुअली में क्या है कि हम अभी यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो सारी बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हमें उन बेसिक पैरामीटर्स पे काम करना है जो हम अपने रिसर्च में काम कर सके। तो इसलिए दीज आर द बेसिक कैटेगरीज, मतलब कई इन्हें क्लासिफिकेट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है और डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स में रखा गया है। जैसे कि शॉर्ट टर्म का अगर हम कुछ भी ये तो लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज, लाइट एंड टू मॉडरेट एंड सब मैक्सिमल एरोबिक एक्सरसाइजेस ये हैं। जैसे कि ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर कि आप किस टाइप का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि देयर आर द डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडिविजुअल पीपल। अगर हम हाई इंटेंसिटी यानी कि 100 मीटर को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो इफेक्टिव होगी? मे बी नॉट, नहीं होगी, है ना। हम वेरी शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी, हमें 100 मीटर के लिए क्या करना है, वेरी शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एनारोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम, मतलब इस कैटेगरी की टाइप की एक्टिविटीज को देना है। यानी कि जब हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सैंपल होंगे तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल में हमें क्या करना है कि हमें वही सैंपल को देना है, उन्हीं सैंपल को देना है जिसके लिए हमने अपनी स्टडी को पर्पस माना था। यानी कि हमने कहा था कि हम ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं जो 100 मीटर स्प्रिंटर्स को बहुत बेहतरीन करेगी, पर आपने उनके ऊपर क्या इंप्लीमेंट कर दिया, स्टैटिक टाइप की एक्सरसाइज कैटेगरी को इंप्लीमेंट कर दिया ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उनकी जो क्या बोलते हैं हमारे स्पीड को बढ़ाने की जगह आपने उनके पावर को स्पीड को बढ़ाने की जगह आपने उनके मस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमें तो 100 मीटर का स्प्रिंटर चाहिए, तो उस टाइप के एक्सरसाइज कैटेगरी को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। एनी अदर? नहीं, if you have any doubt other than that, then we can discuss. सर क्लियर है। Clear, okay. Any other participants? Okay, let's move to the next slide. Okay, so here are the some exercise response pattern. ये हमारे कुछ पैटर्न है कि अगर हम किस तरह से हम हमारे पास परफॉर्मेंस को दिखाई देगा। There are the number A पैटर्न पे आपको देख रहा होगा, there is an initial increase that is called plateau at steady state. ठीक है, then B is the initial decrease, plateau at steady state. Then number C, initial increase, plateau at steady state but positive drift, है ना। Then initial increase in plateau steady state but there is a negative drift. ठीक है, तो इस तरह के अगर एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेज आपको पैटर्न दिखाई देंगे, दीज आर द पैटर्न्स। ठीक है, कि अगर आपको दिस सीन पार्ट इनिशियल इंक्रीज प्लेट्यू एट स्टेडी स्टेट पॉजिटिव ड्रिफ्ट, जहां आपको पॉजिटिव ड्रिफ्ट नजर आएगा, देन आप देख सकते हो देयर इज एन इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस। इफ प्लेट्यू आ गया स्टेडी स्टेट पर तो उसका कोई फायदा नहीं बचा, है ना। इनिशियल डिक्रीज पहले से ही आपने रॉन्ग ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कर दी तो क्या होगा, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसकी परफॉर्मेंस यहां पर थी वो और ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो इस तरह के कुछ रेस्पॉन्स दिखाई देंगे। तो ये रेस्पॉन्सेज आपकी दीज आर द लिस्ट, है ना।
कि जब आप उनको एनालिसिस करोगे, उनको स्टेटस चेक करोगे, इस तरह के कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग रेस्पॉन्सेज आपको दिखाई देंगे। दीज आर द ग्रेजुअल इंक्रीज। ठीक है, कि ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है, यानी कि देयर इज एन परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अब कौन सा कंपोनेंट लिया था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दीज आर द, ये तब दिखाई देंगे इसमें क्या है कि देयर इज ना कांस्टेंट वर्कलोड। जब ये क्या है, दीज आर द these are the exercise response pattern as per the constant workload। जब हम constant workload उनको continuous दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनको वही सेम वर्कलोड को इंक्रीमेंटल वे से दे देंगे, सेम वर्कलोड को इंक्रीमेंटल वे से देंगे, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज के रेस्पॉन्सेज दिखाई देंगे। तो वो कैसा दिखाई देगा? नंबर 1 ए, देयर इज एन रेक्टिलिनियर राइज विद द प्लेट्यू टू मैक्सिमम। Then number B, a rectilinear rise with the 2 breakpoints. Then no change, positive curvilinear rises, negative and U shape। ठीक है, so here constant workload जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तब एक्सरसाइज रेस्पॉन्स कैसी हो रही है, और इंक्रीमेंटल वर्कलोड दे रहे हैं तब आपकी एक्सरसाइज वर्कलोड, आपके एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेस कैसे हो रहे हैं बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चेंजेस, मतलब यही सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे जब आप एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे और बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सैंपल्स के ऊपर, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आप उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर कुछ हमारे एक्सरसाइज रेस्पॉन्स इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, यानी कि ये 4 जो बेसिक हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं लिमिटेशंस, है ना। डिलिमिटेशंस अभी हम पढ़ लिए ना, कि हमें किन किन चीजों को डिलिमिट करना है ना। तो उन डिलिमिटेशंस में, है ना, उन डिलिमिटेशंस में हमें लिमिटेशंस को ही ढूंढना है कि हमें उन्हीं सभी सैंपल्स को अपने पास रखना है जिनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसी पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई जूडो का प्लेयर है तो सिर्फ वो जूडो ही खेलना जानता हो, अदरवाइज अगर हम देखेंगे कि अगर उसको हम उससे कहेंगे है ही और शी इज ऑफ कॉम्बैटिव गेम, बट बॉक्सिंग की एक्सरसाइजेस उसके ऊपर नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये जो रेस्पॉन्सेज दिखाई देंगे आपके एक्सरसाइजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर दिखाई देंगे। फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेलेक्टेड एक्सरसाइज, अगर आपको लिमिटेशन में डालना पड़ेगा कि आप कोई जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो दोस ऑल शुड बी सेलेक्टेड, नॉट बाय चॉइस बेस्ड। वो चॉइस बेस्ड नहीं होनी चाहिए, आप पहले से ही उनको डिलिमिट कर लीजिए, अदरवाइज दूसरी एक्सरसाइज उस आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम पर इफेक्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि जब भी आप कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हो, ठीक है, एक एक लोग आते हैं बस से, मतलब 4 हमारे पास 10 सैंपल्स हैं, ठीक है, 10 सैंपल हैं, नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल के एथलीट हैं, 10 सैंपल हैं, एक ही गेम है सबका। ठीक है, पर हर एक इंडिविजुअल के पास उतनी सारी चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि हम उसको ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, ग्राउंड की ट्रेनिंग को तो हम उसको मॉनिटर कर लेंगे, बट अदर देन ग्राउंड वो क्या कर रहा है अपने घर पर, अपने परिवार में, वी कैन नॉट नो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे कि अब वो 10 किलोमीटर दूर से आता है तो वो साइकिल चला के आता है। ठीक है, कोई एथलीट 10 किलोमीटर दूर से आता है तो साइकिल चला के आता है, और साइकिल चलाने पर, मतलब साइकिल चला रहा है तो यानी कि वर्क तो हो ही रहा है, उसका वर्क हो रहा है, उसकी एनर्जी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी सिस्टम्स हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर वो अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर रहा है। ठीक है, कोई आदमी अपने घर जाकर खेती कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिक पैटर्न्स हैं हमें इनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि हमको इनके ऊपर भी डिलिमिटेशंस या लिमिटेशंस को लगाने हैं। दीज आर द लिमिटेशन जो हमारे रिसर्चर्स के कंट्रोल में चीजें नहीं होती हैं, कि उसको हम नहीं रोक सकते। भैया उसको घर चलाना है तो अपने खेती करेगा, ठीक है, आप इतना पैसा दे दीजिए या फिर इतना पैसा दे दीजिए, आपके पास बजट हो कि आप उसको अपने एक लैब में रख सकें, यानी अपने ट्रेनिंग सेंटर में रख सकें। तो इसीलिए अब जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो सारे के सारे जितने भी सैंपल होते हैं वो उसी ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं, जहां पर पूरा का पूरा उनको मॉनिटर हम कर सकें। अदरवाइज
अदरवाइज क्या होगा कि डिफरेंट इफेक्ट बॉडी, आपकी ट्रेनिंग के तो इफेक्ट दिखाई देंगे, लेकिन जो अनवांटेड इफेक्टेड हैं, जिससे एरर आएगी, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो देन आफ्टर एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्टेड एक्सरसाइजेस, कि अब जो भी एक्सरसाइज आपने सेलेक्ट करी है उसकी कितना एक्यूरेट है और कितनी एक्यूरेसी उनकी उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए, इफ पर्टिकुलर स्किल को इफेक्ट करेगी। एंड देन आफ्टर द वेरी एंड हेवीली मोर रिस्पॉन्सिबल पैटर्न एंड कंडीशंस लाइक इन्वायरमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कि हम एनवायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते हैं, पर हम चेंज कर सकते हैं तो अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और ऐसे एनवायरनमेंट को चूज करें जहां पर हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को फुल्ली यूटिलाइज कर सके। ओके, तो दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज रिस्पॉन्स इंटरप्रिटेशन, जहां पर हमको ध्यान बहुत, मतलब ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें। देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जब ये सारी चीज ध्यान देंगे तो वी कैन मेक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग आप जानते हैं सभी लोग, इट इज एन कंसिस्टेंट और क्रोनिक प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज सेशंस डिजाइंड टू इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शन फॉर बेटर हेल्थ और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब जब आपने पहले ही देख लिया ना कि सारी चीजों, किन चीज को हमको लिमिट करना है, किन चीज को डिलिमिट करना है, देन आफ्टर यू विल गो फॉर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हैं। किसी के द्वारा बनी हुई ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या अपने द्वारा बनाए हुए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने सैंपल्स के ऊपर, और उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज के रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दिस ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे पास बेसिक कुछ आते हैं, ट्रेनिंग में ही आता है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड वर्सेस स्पोर्ट स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ट्रेनिंग आप किन चीजों से रिलेटेड कराओगे? हेल्थ रिलेटेड पैटर्न्स लोगे या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस के पैटर्न्स लोगे? ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो वेयर इन all health related and sports specific physical fitness, the physical fitness is the basic key component where a physiological state of well-being that provide the foundation for the task for daily living. ठीक है, so this is all physical fitness is like a degree of protection against hypokinetic diseases and a basic for participation in sports. ठीक है, तो आप वैसे ही कैंडिडेट को चूज करोगे जो फिजिकली फिट हो, अदर देन दैट आप उनको नेग्लेक्ट कर दोगे। या पहले से ही भैया बीमार है तो उसको आप क्या ट्रेनिंग कराओगे, है ना? या फिर किसी बीमार वालों के लिए आपने ऐसा कुछ डिजाइन किया हो कि आपको सैंपल जो सेलेक्ट करने हैं वो बीमार वाले ही लेंगे। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ सैंपल क्या है कि दो सैंपल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली दोज हु हैव हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट सिमिलर टू हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। जैसे कि अगर हम डिलिमिट करें कि हम नेशनल लेवल के एथलीट्स पर को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जूडो के लिए स्पेसिफिक है, और जूडो में ओनली एंड ओनली फॉर मेल के लिए है। लेकिन अभी ये तो बेसिक चीज हो गई, लेकिन अब हम इसमें और क्राइटेरिया इसमें लगा देंगे, जिसके पास जिन्होंने ट्रेनिंग करी हुई है 2 से 4 साल तक, ठीक है, उनको हम सिर्फ रखेंगे। जिन्होंने 2 से 4 साल तक ट्रेनिंग करी है उनको ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चीजों को डिलिमिट करेंगे। और ठीक है, देन आफ्टर HRPF हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड SSPF, ठीक है, HRPF एंड SSPF स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इनको देखेंगे क्या होते हैं। HRPF says that the portion of physical fitness directed toward the prevention of or rehabilitation from diseases as well as the development of high level of functional capacity for the necessary and discretionary task of life. ठीक है, देन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस कहता है कि दैट पोर्शन ऑफ फिजिकल फिटनेस डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑप्टिमाइजिंग एथलीट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा HRPF है, ये कंपोनेंट किससे रिलेट करता है? नॉर्मल पीपल के लिए, यानी ये सभी पूरे समाज में सभी के लिए काम करेगा। पर इस SSPF यानी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस ओनली एंड ओनली फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है,
देन आफ्टर ये सी में सेम चीजें हैं कि हमारे पास क्या क्या, हमारे पास स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस में हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट क्या है एंड अदर कंपोनेंट क्या है, ठीक है। सो द ब्लू वन आर द ऑल हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड द ग्रीन वन आर द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस। आप सभी लोग जानते होंगे, ट्रेनिंग आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इफ एनीवन वांट टू डिस्कस द थिंग्स देन वी कैन। एनीवन? should we move ahead or no? Okay, let's move ahead, ठीक है। so then after हमारे पास क्या आता है कि डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप डिपेंड करती है हमारी ट्रेनिंग के ऊपर, हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। और हमारे कौन से बेसिक स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को हमने चूज सेलेक्ट करके रखा था, ठीक है। तो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या कहते हैं? व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट और परफॉर्मेंस बेनिफिट ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो वेरिंग अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस बना दी हैं, पर उसके हेल्थ बेनिफिट क्या है या उसके परफॉर्मेंस बेनिफिट क्या है, ये डिपेंड कैसे करेगा बताइए? ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा रिलेटिव रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एज वेल एज योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब एक्टिविटी और इनएक्टिव यानी कि जो लाइफ होगी, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे इनएक्टिव लोग हैं और एक्टिव लोग हैं। इनएक्टिव लोग पे कैसे काम करेगा और एक्टिव लोग पर कैसे काम करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। देन ट्रेनिंग प्रिंसिपल आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों ने देयर लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिसिटी है, ओवरलोड है, रेस्ट रिकवरी एडेप्टेशन है, प्रोग्रेशंस है, रेट्रोग्रेशंस, प्लेट्यू, रिवर्सिबिलिटी, मेंटेनेंस है, इंडिविजुअलाइजेशन है, वार्म अप एंड कूल डाउन। ऑल दोस ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को, मतलब इन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे। और किसके ऊपर करोगे? ये आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर सेम चीज, उसी चीज को आप पीरियडाइज्ड करोगे कि अगर आप 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो, अपनी ट्रेनिंग को 3 मंथ के लिए दे रहे हो, तो आपको एक बेसिक प्लान बनाना पड़ेगा। विदाउट एनी प्लान यू कैन नॉट, मतलब ये विदाउट एनी प्लान वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन नॉट बी कॉल्ड सक्सेस, ठीक है। क्योंकि कोई पूछेगा ना कि हाउ कैन यू, कैसे आपने उस चीज को बनाया था और कैसे कैसे चीजों को दिया, तो उसके लिए आपको पीरियडाइजेशन का एक प्लान बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज पीरियडाइजेशन? इट इज एन प्लान फॉर ट्रेनिंग बेस्ड on a manipulation of the fitness component with the intent of peaking the athlete for the competitive sessions or varying health related fitness training in cycles of harder or easier training, ठीक है। तो कैसी साइकिल्स आप बनाना चाहते हो ये डिपेंड करता है आपके पीरियडाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो पीरियडाइजेशन के फेजेस भी आप जानते हैं, देयर द वन जनरल प्रिपरेटरी फेज, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज, ठीक है। ऑफ सीजन, प्री सीजन एंड इन सीजन एंड एक्टिव सीजन, इनको अदर नेम्स भी हम जानते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसी ट्रेनिंग करोगे, कौन से कंपोनेंट को के ऊपर आप काम करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। तो यही ट्रेनिंग है और इसी ट्रेनिंग से जो भी एक्सरसाइज कराएंगे हम या भी जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेस को अपनी डिफरेंट अपने बॉडी के पार्ट पर हम, यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स थी, है ना, एज एन ऑर्गन्स ऑर्गन लेवल पर और एज एन इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे कि हमारी कौन सी ट्रेनिंग, कौन से पार्ट में परफॉर्मेंस बढ़ रही है और कहाँ पर हमें परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है और कहाँ पर हमें कौन सी चीज हमें लैक कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ने से। तो ये सारी चीजें हमें लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस में ध्यान रखते हुए अपने रिसर्च और रिसर्च प्रपोजल को या रिसर्च एक्टिविटी को कंपाइल करना होता है, ठीक है। तो देयर आर द ट्रेनिंग एडाप्टेशंस, है ना, कि ट्रेनिंग एडाप्टेशन रेस्ट से सब मैक्सिमल के लिए क्या करोगे, इंडिविजुअल और क्या बोलते हैं रेस्ट से सब मैक्सिमल टू मैक्सिमल एक्सरसाइजेस के लिए ट्रेनिंग एडाप्टेशंस हैं, ठीक है। ट्रेंड और अनट्रेंड के बीच में आप क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने ग्रुपिंग करोगे, यानी कि एक ग्रुप बनाओगे ट्रेंड का, एक ग्रुप बनाओगे अनट्रेंड का, एक बनाओगे सक्सेसफुल
का एक बनाओगे, अनसक्सेसफुल का एक ग्रुप बनाओगे 5 साल ट्रेनिंग की है जिन्होंने, और एक बनाओगे कि जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है। तो दोनों ग्रुप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम दोगे तो ट्रेनिंग एडेप्टेशन करोगे कि रेस्ट पे उनकी हालत क्या थी, सब मैक्सिमम लेवल की एक्सरसाइज जब कराई तब उनकी हालत क्या थी, और मैक्सिमम लेवल की एक्सरसाइज उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के बाद जब टेस्ट किया तो उनकी क्या हालत आई है। तो इस तरह का कुछ आपको लास्ट में ग्राफ दिखाई देगा। रेस्ट पे अनट्रेंड जो थे वो उनका जो परफॉर्मेंस लेवल था वो अच्छा था ट्रेंड से, पर जब सब मैक्सिमल लेवल की एक्सरसाइज कराएगी तो उनका ट्रेनिंग रेस्पॉन्स कुछ ज्यादा था, यानी कि हार्ट रेट उनका ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, देन सेम वेज एज अनट्रेंड, एंड व्हेन सब मैक्सिमल लेवल की एक्सरसाइज कराई गई तो क्या हुआ, ऑल बोथ ट्रेंड एंड अनट्रेंड गेट affected by comparatively similar result। ठीक है, दोनों ने रिजल्ट कैसे दिए अपने, बिल्कुल सिमिलर दिए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ हमारे पास रिजल्ट लास्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, देन डी ट्रेनिंग ऑल्सो देयर, ट्रेनिंग कराएंगे तो डी ट्रेनिंग भी कराएंगे, डी ट्रेनिंग देन आफ्टर री ट्रेनिंग ऑल्सो। तो डी ट्रेनिंग क्या है, डी ट्रेनिंग इज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ ट्रेनिंग इंड्यूस एडेप्टेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग रिडक्शन और सेसेशन। जैसे ट्रेनिंग बंद करेंगे तो दैट पीरियड इज कॉल्ड डी ट्रेनिंग, और फिर से जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीट्रेनिंग। ठीक है, तो देयर आर सम एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग एज ए स्ट्रेस टेस्ट, जिसे कहते हैं, हमने पहले ही बात करी थी सैले की थ्योरी की स्ट्रेस टेस्ट पे, जिसमें कि अलार्म रिएक्शन दैट आर द शॉक एंड काउंटर शॉक, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन, इन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग है यानी कि हम करा रहे हैं तो किसी भी प्लेयर के ऊपर यानी किसी भी एथलीट के ऊपर लोड से ओवरलोड बन अगर कर रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में करें, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, देयर इज प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम वो कैसे भी हो सकती है, इंजरी के रूप में हो सकती है, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो सकता है। ठीक है, और उसको और भी बहुत सारे मतलब आउटपुट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग देखते भी होंगे कि अगर हम ओवरलोड ट्रेनिंग कराएंगे तो क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द सैलेस थ्योरी अप्लाइड टू एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जहां पर अलार्म, यहाँ पर ये दीज आर द स्टेट, दे आर द थ्री स्टेट, अलार्म रिएक्शन, स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टेट ऑफ एग्जॉशन। और इन्हीं स्टेज पर एक्सरसाइज के रेस्पॉन्स क्या हो रहे हैं, एंड देन व्हाट ट्रेनिंग प्रिंसिपल शुड वी लीड एंड व्हाट आर द ट्रेनिंग एडाप्टेशन, कौन से ट्रेनिंग एडाप्टेशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अलार्म रिएक्शन पर देयर इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट व्हेन वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन। ओके, देन शॉक क्या दिखाई देगा हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर, देयर इज होमियोस्टैटिस्टिक्स डिसरप्टेड, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हार्ट रेट है और ब्रीथिंग रेट है वो थोड़ा सा, और साथ में मेटाबॉलिज्म रेट है वो डिसरप्ट होगा। यानी कि जैसे डिसरप्ट होगा देयर इज एन चांस ऑफ ओवरलोड। ओके, एंड दिस ओवरलोड लीड टू डैम्पेंड रिस्पांस टू इक्वल एक्यूट एक्सरसाइज स्टिमुलस। ठीक है, देन काउंटर शॉक बिगिन टू अटेंड इवेल्युएट स्टेडी स्टेट। काउंटर शॉक में क्या होगा कि भैया अब बंद कर दो जो भी हमने किया था, अब उसको हमें फिर से मेंटेन करना है अपने स्टेडी स्टेट, यानी कि बेसिक स्टेडी स्टेट पर आना है। सो इन बिटवीन काउंटर शॉक टू स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज एन चेंज फ्रॉम एडाप्टेशन टू प्रोग्रेशन टू एडाप्टेशन, where the training adaptation lead to enhancement of function as well as fitness, physical fitness and as well as health related fitness। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, they should get increased maximal exercise depending on imposed demand and individual neuroendocrine physiology। ठीक है, तो जैसे ये होगा तो then we'll get reversibility। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या हो रहा था, रिवर्सिबिलिटी में क्या होगा कि एडाप्टेशन इज रिवर्सिबल विद डी ट्रेनिंग। तो हम क्या करेंगे, प्लेयर को छोड़ देंगे, डी ट्रेनिंग की तरफ चले जाने देंगे, कुछ दिन के लिए उसकी ट्रेनिंग को हम बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देंगे देन वी विल गो टू द ओवर रीचिंग फेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एग्जॉशन, जहां पर फटीग मेन कंपोनेंट है और फटीग इज लाइक अ टेम्परेरी स्टेट। ठीक है, रिवर्स बाय प्रॉपर रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। तो अब
क्या होगा कि यहाँ पर हमें कौन सी ट्रेनिंग प्रिंसिपल को यूज करना है, देयर इज अ रेट्रोगेशन यानी कि प्लेट्यू ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, देयर इज एन ओवर सिंड्रोम, माल एडेप्टेशन चेंजेस इन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कुछ हमारे प्लेयर के साथ हो रहा है तो हमें अपनी ट्रेनिंग को प्रोटोकॉल्स को चेंज करते हुए उनकी हालात को देखते हुए अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा कभी रिवर्सिबिलिटी की तरफ, कभी ओवर रीचिंग की तरफ, कभी ओवरलोड की तरफ ना जाते हुए हम उनको डी ट्रेनिंग की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर some also there is a training adaptation and maladaptation like overreaching overtraining syndrome, ठीक है। What is overreaching? It is an short term decrement in the performance capacity that is easily recovered from and generally lasts only a few days for 2 weeks. That is overreaching state, ठीक है। Overtraining syndrome क्या है? It is a state of chronic decrement in the performance and ability to train in which restoration may take several week, month or even year, ठीक है। तो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, हम लोग इस पे काम करते हैं, ओवर रीच तो नहीं कर पाते हैं पर ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से सबसे ज्यादा जूझते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से, ठीक है। देन आफ्टर these are the basic curve where under trained athlete this is the performance low to high, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस और ये ट्रेनिंग स्टेटस, यहाँ पर अंडर ट्रेंड टू ओवर ट्रेंड, तो जैसे अंडर ट्रेंड है, अगर ऑप्टिमल ट्रेनिंग की हम उसको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, यानी जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अगर अंडर ट्रेंड टू ऑप्टिमल ट्रेंड पर है, यहाँ पर है, तो यानी कि वो परफॉर्मेंस कैसी होगी, इट शुड बी ऑलवेज हाई लेवल। अगर ओवर रीचिंग की होगी तो ओवर रीचिंग में क्या है कि वो परफॉर्मेंस कहाँ होगी, इन बिटवीन ऑफ लो टू मतलब मीडियम परफॉर्मेंस, और ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो परफॉर्मेंस आपकी कहाँ पर दिखाई देगी, लो लेवल पर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो ग्राफ है परफॉर्मेंस का और ट्रेनिंग स्टेटस का वो दिखाई देता है, ठीक है। तो with all that this we are in the end of our session, so if you have any questions regarding all those things you can ask. Any questions? सर ओवर रीचिंग और ओवर ट्रेनिंग दो थिंग्स हैं, तो इनको हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, इनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो जा रहा है, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये दीज आर द थिंग्स, हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एक्सरसाइज जब हम करा रहे होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है, हम उनसे सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली हम जज करते हैं, यानी कि एक जो ट्रेनर होता है ना, वो एथलीट को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग कर रहा है उसके मूड के ऊपर, है ना, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, उसके मन के ऊपर, ये सारी चीजें हम पहचान सकते हैं। दैट दीज आर द सम सब्जेक्टिव वे एंड अदर मीन्स आर आल्सो, ठीक है, जिसमें कि हम उसको पूछ सकते हैं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना बताएगा कि देयर इज अभी ठीक है, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओवर रीचिंग सबसे पहले कहता क्या है ये हम देख लें, ठीक है। कह रहा है कि इट इज इन शॉर्ट टर्म डिक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है। अब आप कोई कोच, आप जैसे कि कोच हैं, ठीक है, तो एक प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था पिछले वीक में, पर जब वो नेक्स्ट टाइम पे आया आपके पास ट्रेनिंग के लिए, तो आपने देखा कि देयर इन प्रीवियस परफॉर्मेंस से आज के परफॉर्मेंस में उसके परफॉर्मेंस में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो डिक्रीमेंट अगर 2 वीक्स के अंदर सही नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड ओवर रीचिंग फिनोमेना, ठीक है। अगर उसने 2 वीक में वो परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लिया, यानी कि अपने स्टेडी स्टेट में आ गया, तो ओवर रीचिंग वो खत्म हुई, यानी कि जैसे कि आपने एक एथलीट को छुट्टी दी 1 हफ्ते की, ये भैया सिर्फ ट्रेनिंग मत करना, घर जाके सिर्फ आराम करना, तो उस ट्रेनिंग से आपने क्या किया था, बीच में डी ट्रेनिंग खोल दी थी उसके लिए,
रीट्रेनिंग 1 हफ्ते की दी, तो उसके बीच में ये दिखाई देगा कि शॉर्ट टर्म डिक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है, तो ये दिखाई देगी। अगर वो 2 वीक तक परफॉर्मेंस कैपेसिटी रही, डिक्रीमेंट रहा, तो वो हम क्या कहेंगे कि दैट द प्लेयर गेट ओवर रीच्ड, ठीक है, ज्यादा ओवर रीच्ड हो गया। अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लिया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी वो डी ट्रेनिंग से डी ट्रेनिंग पे गया, एंड देन आफ्टर डी ट्रेनिंग टू इट गोज टू रीट्रेनिंग, और 2 वीक में उसने अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम्स कैसे देखेंगे, तो इट इज इन स्टेट ऑफ क्रोनिक डिक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू ट्रेन, यानी कि अब वो बाउट लड़ रहा है, जैसे कि आप कॉम्बेटिव के हैं, ठीक है, तो उसके 2 मिनट का कोई भी, जैसे कि हमने कई हमारे पास टेस्ट होते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट को हमने एक बार कम उससे करा लिया या स्ट्रेंथ टेस्ट करा लिया, ठीक है, तो अगर वो उस टेस्ट को करने में असफल हो रहा है, तो यानी कि करने में असफल नहीं हो रहा है, यानी कि पावर तो उसके पास फुल है, पर वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो ओवर ट्रेंड हो गया है, यानी कि जहां पर कि ओवर ट्रेंड को क्या कहते हैं कि इन विच रेस्टोरेशन में टेक सेवरल वीक, मंथ और इवन ईयर, ठीक है, तो मतलब हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जजमेंट होते हैं जिनके ऊपर हम ओवर रीचिंग एंड ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम्स को पहचान भी सकते हैं, और बेसिक और भी अदर मीन्स एंड मेथड्स हैं जिनको आप खुद क्लासिफाई करके बता सकते हो कि प्लेयर गेट ओवर रीच्ड और ओवर ट्रेन्ड, ठीक है। ठीक एनी है अदर, एनीथिंग एल्स अदर देन दैट? नो सर। Okay. Anyone? No questions? Should we end up? Okay. Thank you very much. Have a good day. गुड डे सर। Sir, good day.